क्योंकि ये जो मंजर है ये उन्हीं की वजह से है और उन्हीं के कमिटमेंट की वजह से, राइट? आने वाले 2 घंटे मैं आप लोगों के साथ रहूंगा और कुछ बातें मुझे अपनी बतानी है, कुछ मुझे आप लोगों की सुननी है। इन 2 घंटों के अंदर मैं सबसे पहले अपने बारे में आप लोगों को बताऊंगा, मैंने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, क्या क्या चैलेंजेस मेरी लाइफ में आए और आज क्या क्या अचीवमेंट मेरी जिंदगी में है। फिर कुछ समय, लगभग 1 घंटे, मैं अपने पिछले वेस्टीज के 10 साल का अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा कि क्या वो चीजें हैं जिसकी वजह से हम इस बिजनेस में अभी अपने सभी सपने पूरे कर सकते हैं। मैं अगर आज बात करूं, बहुत सारा यूथ यहां बैठा है। हम सभी लोग चाहते हैं कि भाई आज हम ब्रांडेड कपड़े पहने। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास अपना कन्वेंस होना चाहिए। ये स्कूटी हो सकती है, बाइक हो सकती है, या फिर ये कार हो सकती है। हम सब चाहते हैं कि साल में एक बार हम किसी दूसरे देश घूम के आए। ये चाहत है सबकी? सब चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास लेटेस्ट ब्रांडेड मोबाइल फोन होना चाहिए, और अगर वो एप्पल है तो कहने ही क्या है, सब चाहते हैं। लेकिन दोस्त, यहां कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि उनके परिवार की सभी जरूरतें पूरी हो जाए, उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाए। यहां कुछ लोग ऐसे भी बैठे होंगे जो ये चाहते हैं कि उनका अपना एक मकान हो जाए। और ऐसे ही मेरे भी कुछ सपने थे। मेरा जन्म यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में एक छोटे से गांव में हुआ, और गांव में बहुत ज्यादा लोगों के सपने होते नहीं है, ड्रीम नहीं होते हैं। वहां लोग खेती करते हैं, अपना गुजारा बसर करते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं। मेरे पिताजी की गवर्नमेंट जॉब लगी और हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली आप जानते हैं कितना फास्ट शहर है। जब हम दिल्ली पहुंचे तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें देखने का मुझे मौका मिला। गांव में एक्सपोजर कम होता है, लेकिन जब हम दिल्ली गए तो वहां देखा बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े मकान है, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग मैंने पहली बार देखी। और जब हम अपनी लाइफ में देखते थे तो हमारी लाइफ में क्या था, फादर की जॉब थोड़ा सा लेट लगी, तो जो बेसिक चीजें थी वो हमारे पास नहीं होती थी। पूरी जिंदगी हमारे माँ बाप ने मैं और मेरे 2 भाई, हम तीनों की पढ़ाई लिखाई के लिए दांव पे लगा दिया। उन्होंने कभी दिवाली होली पे अपने लिए कपड़े नहीं लिए। उनकी कोशिश होती थी कि बच्चों को अच्छे से अच्छे कपड़े पहना सके, बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल भेज सके और उनकी शिक्षा को अच्छे लेवल पे लेके जा सके। मेरे माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी इसी के ऊपर दांव पे लगा दी। एंड आई होप यहां आप लोगों के पेरेंट्स भी ऐसा ही करते होंगे। उस समय मुझे वो जो कमी थी, जब दिवाली आया करती थी, बच्चे बड़े बड़े बहुत सारे पटाखे लेके आया करते थे, हमारे पास पैसे नहीं होते थे। जब होली आया करती थी, लोग पिचकारी लाया करते थे, हमारे पास पैसे नहीं होते थे। मेरे साथ के बच्चे क्रिकेट खेला करते थे और हमारे पास अच्छा बैट और बॉल और जूते नहीं हुआ करते थे। ये वो टाइम था जब मुझे रियलाइज हुआ कि पैसा कितना कीमती है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन आज की डेट में पैसे के बिना भी तो कुछ नहीं है। तभी से मैंने निर्णय लिया कि मैं चाहे कुछ भी करूं, मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि अपने और अपने पूरे परिवार के सभी सपनों को पूरा करूंगा। और एक मिडिल क्लास फैमिली की अगर बात करें तो हमारे पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन होते नहीं है, क्योंकि बिजनेस हम कर नहीं सकते, पैसा नहीं है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि अच्छे से पढ़ लिख ले और हम कोई नौकरी ज्वाइन कर ले। यस और नो? और अच्छी नौकरी होती है तभी तो अच्छी, मैंने कुछ नहीं बोला है। और देखो आदमी का कंफ्यूजन कितना बड़ा है, ना नौकरी अच्छी, कोई अच्छी नौकरी देखी आज तक आपने? कुछ शादीशुदा बेचारे बड़े जोर से तालियां बजा रहे हैं, है ना? ये जितने बेचारे शादीशुदा लोग हैं ना, वो यहां के बहुत खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं और हंसते हैं। पता है क्यों? सबको वापस घर जाना है ना, है ना? तो मैं और आप सब लोग थोड़ा सा खुश हो लेते हैं, इसलिए खुश हो लेना चाहिए। दोस्त, ना तो अच्छी नौकरी होती और अच्छी नौकरी नहीं होती इसलिए अच्छी वाइफ नहीं होती। वाइफ आती तो चंद्रमुखी है, लेकिन जब पैसे नहीं होते ना तो वो कब सूरजमुखी बन जाती है पता नहीं लगता। तो अगर जेब में पैसे रहेंगे तो हमारी जो घरवाली है
वो चंद्रमुखी की चंद्रमुखी ही रहेगी, और पैसे नहीं हुए ना तो वो कब सूरजमुखी बन जाएगी और कब तुम्हारा बेहाल कर देगी तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। एनीवेज, मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की और एक सपना था कि इंजीनियरिंग करेंगे। मैंने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद में मेरी नौकरी लग गई, और नौकरी करने के बाद में मुझे 1 साल में समझ में आ गया कि बेटा नौकरी करके मैं एक ठीक ठाक जिंदगी जी सकता हूं, मैं अपने सपने कभी पूरे नहीं कर सकता, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में आप अपने सपनों को मार नहीं सकते। यहां तो हर 2 घंटे पे एक रेड लाइट पे आपको मर्सिडीज देखने को मिल जाएगी, राइट? और मेरे कुछ फ्रेंड थे जो विदेश जाया करते थे, तो मेरा भी बड़ा सपना था कि मैं भी विदेश यात्राएं करके आऊं। एक आम आदमी जो होता है ना, आम आदमी, वो विदेश तो छोड़ दो, उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है नैनीताल, नो नैनीताल, नैनीताल, अपने बच्चों की नानी के घर। पता है क्यों? क्योंकि वहां जाने के भी पैसे मिलते हैं और आने के भी पैसे मिलते हैं, और आप अपने बवाल को 1 महीना छोड़ के भी आ सकते हो। तो एक आम आदमी तो बेचारा नैनीताल तक सीमित रहता है, और हमारे नॉर्थ इंडिया में अगर थोड़ा और आगे जाओगे तो हरिद्वार जा सकते हो, राइट? यानी हमारी जिंदगी में, एक नौकरी करने वाले की जिंदगी में एक्साइटमेंट और फन नाम की कोई चीज नहीं होती है। आप कभी सुबह सुबह उठ के देखो, जो नौकरी पे जा रहे होते हैं लोग, सुबह सोमवार की सुबह उनका चेहरा कैसे उदास होता है, क्योंकि अगले 6 दिन वो एक ऐसे आदमी की शक्ल देखेंगे जिसकी शक्ल वो देखना। कौन है होता है? कोई बैठा तो नहीं है? बॉस और सबऑर्डिनेट। मेरी मीटिंग में एक बार ऐसा हो गया, बॉस और सबऑर्डिनेट की बात चल रही थी, बॉस ने बोला तू बाहर आ पहले। गलत जगह जाता है। खैर, तो जो जॉब करने वाले लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ में चूंकि एक्साइटमेंट नहीं होता, इसलिए ज्यादातर आपने देखा होगा जो जॉब करने वाले लोग होते हैं वो बड़े कुंठित से होते हैं, मतलब डिप्रेस से होते हैं। क्योंकि अगर आप वो काम करो रोजाना जो आपको करना पसंद नहीं है, तो आप डिप्रेस होना शुरू हो जाते हो। 1 साल के अंदर मुझे समझ में आ गया कि बेटा अब मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, तो मैंने बहुत सारी चीजें पार्ट टाइम ढूंढनी शुरू करी। आप लोग भी करते होंगे, कुछ बिजनेस ट्राई किए, कुछ कंसल्टेंसी ट्राई की, लेकिन कहीं भी कुछ भी वर्कआउट नहीं हुआ। सन 2002 में मुझे एक कंपनी का इसी तरह का इवेंट देखने को मिला। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में एक जगह है, और वो बहुत बड़ा है, वहां लगभग 25-30 हजार लोग आ सकते हैं। लास्ट कोने में मैं बैठा हुआ था, और पूरी दुनिया से उस कंपनी के जो अचीवर्स थे वो आए हुए थे। कोई बोल रहा था मेरे पास मर्सिडीज है, किसी ने बोला मेरे पास लैम्बोर्गिनी है। ये मैं 2002 की बात कर रहा हूं, जब मारुति 800 इंडिया में बहुत बड़ी कार मानी जाती थी। वहां बात हो रही है लैम्बोर्गिनी की, मर्सिडीज की, ऑडी, बीएमडब्ल्यू। एक ने बोला मेरा अपना हेलीकॉप्टर है। और उन लोगों का जो ड्रेसअप था, उनके बात करने का स्टाइल था, उनके बोलने का जो तरीका था, वो इतना शानदार था। कहते ना पहली निगाह में प्यार हो जाता है आपको। मेरे को भी हो गया। मैंने कहा लाइफ हो तो ऐसी हो, और ऐसी लाइफ नौकरी में संभव नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि इसमें करना क्या होगा। मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करूंगा। और अगले दिन सुबह जिसने मुझे बुलाया था, मैं उसके पास पहुंचा। मैंने बोला कि भाई क्या करना है मुझे इस बिजनेस में? तो जो मुझे लेके गया था बोला यार मुझे भी समझ में नहीं आ रहा और मैं नहीं करूंगा। सोचो जो मुझे लेके गया वही नेगेटिव हो गया। बट मेरे सपने जाग चुके थे। तो मैंने कहा किसी ऐसे आदमी का नाम बता जिसको ये बिजनेस करना आता हो। उसने मुझे एक आदमी का नाम दिया, मैं वहां गया, मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। ज्वाइन करके काम करना शुरू किया। उस समय मेरी एज रही होगी 22 साल। अब 22 साल का बच्चा जब लोगों के पास जाता है कि पैसे कमाने का ये नया तरीका है, लोग प्यार से स्वागत करते हैं ना उसका। अरे बाबू हम तो इंतजार कर रहे थे, तुम आओ और हमारा मार्गदर्शन करो। फॉर्म कहां है, लाओ हम साइन करें। ऐसा होता है क्या? नागराज देखे, नागराज फन फैला के खड़े होते हो, तुम कुछ बोलो तो सही और वो तुम्हें डसे। मैं जब भी किसी के पास जाता मैंने कहा ये पैसे कमाने का नया तरीका आया है। हमें बताओगे? 4 दिन का लौंडा हमें सिखाएगा पैसे कमाने?
एक बोला मैंने दुनिया देखी है। मैंने कहा पासपोर्ट दिखाओ। बोला पासपोर्ट तो नहीं है। मैंने कहा पासपोर्ट, हिंदुस्तान का आदमी बिना पासपोर्ट के सिर्फ नेपाल घूम सकता है, उसके अलावा कहीं नहीं जा सकता। मेरे भाई तुमने दुनिया कहां से देख ली? एक कहता है जो मेरे बाल है ना, मैंने धूप में सफेद नहीं करे। मैंने कहा मतलब जितने सफेद बाल है सारे करोड़पति हैं। ऐसे अजीब अजीब बहाने लोग हमें देते थे और शायद आपको भी दे रहे हैं। सच में। और नेपाल में भी ऐसा ही होता है। तो आपकी भी मर्सिडीज आएगी, 100% आएगी। एक बार भैया के एक्साइटमेंट में दोस्त काम करना शुरू किया। 6 महीने मैंने बहुत मेहनत करी। कितने महीने, कितने लोग ज्वाइन किए होंगे? कोई अंदाजा? 10। आप में से कोई? कमबख्त 6 महीने में भी एक भी आदमी मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया। और जब 6 महीने आपके साथ कोई ज्वाइन ना करे ना, तो आपको अंदर से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है। कहीं मेरे अंदर ही तो गड़बड़ नहीं है, ये बिजनेस चलेगा भी या नहीं चलेगा। ऐसे में मन करता है कि इस बिजनेस को करना छोड़ दें। मेरे मन में यही ख्याल आया। और यहां बहुत सारे वो लोग बैठे होंगे जिन्होंने इस बिजनेस को रिसेंटली शुरू किया है। क्या आपके दिल में भी ऐसा ही होता है? कुछ होता है। अगर मैंने वो कुछ होने दिया होता तो क्या आज मर्सिडीज होती? तो अपने दिल में जो कुछ हो रहा है ना, उसे होने मत देना। राइट? इस कुछ होने से बचने के लिए मैंने क्या किया? दिल्ली में उस कंपनी की ट्रेनिंग हुआ करती थी हर मंगलवार को फिक्की ऑडिटोरियम में। मेरे बिजनेस में कोई मेरे साथ नहीं था। मैं रोजाना हर मंगलवार को लोगों को इनवाइट करता था। मैं 10, 20, 50 लोगों को इनवाइट करता था और कोई मेरे साथ नहीं आता था। शायद इस हॉल में भी कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने कुछ लोगों को बुलाया होगा आज की मीटिंग के लिए और लोग नहीं आए। किसी के मामा की शादी होगी, किसी के चाचा की शादी होगी और किसी का फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया हो गया होगा, है ना? मेरे साथ भी ऐसा होता था। लेकिन जब मेरे साथ कोई नहीं होता था, मैं उस हफ्ते उस मीटिंग में नोट्स बनाया करता था। उस मीटिंग में क्या सिखाया जाए मैं वो सीखा करता था, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गई थी, ये बिजनेस अगर मेरा नहीं चल रहा है और किसी और का चल रहा है, इसका मतलब ये है कि मुझे अभी कुछ सीखने की जरूरत है। और वो क्या सीखने की जरूरत है, मैं वो सीखा करता था। और उसके बाद मेरे एक मित्र है मिस्टर रिजवान खान, जो आज इस दुनिया में नहीं है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। उन्होंने मुझे एक अन्य इंडियन कंपनी के बारे में बताया और मैंने उसे ज्वाइन किया। मेरी पहले वाली जो कंपनी थी उसके प्रोडक्ट उस समय के कल्चर के हिसाब से नहीं थे। वो इंडियन कंपनी हम दोनों ने ज्वाइन की, रिजवान जी और मैंने, और वहां बहुत तेजी से काम करना शुरू किया। और अगले 2 साल के अंदर मैंने अपनी इनकम से ज्यादा पार्ट टाइम पैसे कमाने शुरू कर दिए। और जब आपकी सैलरी से ज्यादा पार्ट टाइम कमा रहे हो तो ऑफिस में आपके चलने का अंदाज बदल जाता है ना? अब तक हम बॉस से डरते थे, अब बॉस हमसे डरना शुरू हो जाता है। ऐसा ही मेरे साथ होने लगा। बॉस जरा सा भी कुछ बोलता था तो लव यू लेटर में जेब में रख के घूमता था, जिसे रेजिग्नेशन लेटर बोलते हैं। बॉस ज्यादा टेटे करता था, मैंने कहा ले भाई। कहता क्या यार तू हर बार रेजिग्नेशन की धौंस देता है। मैंने कहा अपने को टेंशन नहीं है। और जिंदगी में यार लोग मेडिटेशन करते हैं टेंशन से बचने के लिए, है ना? और आज की डेट में ज्यादातर बीमारियों का कारण क्या है? टेंशन। तो सोचो एक ऐसी जिंदगी जहां कोई टेंशन ही ना हो, है ना? तो वो जिंदगी हमें 2 साल में काम करके नजर आ गई। नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, ये बात हमें उन 2 साल में पता लग गई। और तेजी से काम करना शुरू किया, गाड़ी आई, बड़ा पैसा आया, सब कुछ आया और लाइफ में सब कुछ सेटल हो चुका था। लेकिन 2012 में वो कंपनी किसी कारण से बंद हो गई। और दोस्तों वहां पता लगा कि हम जिस भी कंपनी में काम करें वहां का मैनेजमेंट प्रोफेशनल होना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट अगर प्रोफेशनल नहीं होगा तो आपकी मेहनत कभी भी जीरो हो सकती है। इस बीच में जब वो कंपनी बंद हुई तो हम सबके मेंटर मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना जी, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां
चल रहा है? उस कंपनी में हम पांचों लोग हमेशा साथ रहा करते थे। रेहान जी हैं, गिरी जी हैं, मान साहब हैं, मैं हूं और रिजवान जी। हम पांचों को मतलब विवेक सक्सेना जी पिछले 3 साल से फॉलो कर रहे थे, लेकिन मैं उनकी बात सुनता नहीं था। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मैसेज है दोस्तों, हम सभी लोगों के लिए, जितने लोग हम वेस्टीज बिजनेस में हम काम कर रहे हैं। हम अक्सर लोगों को फॉलो करते हैं, कुछ लीडर्स को हम फॉलो करते हैं और वो हमारी बात नहीं सुनते। विवेक सर 3 साल से मुझे फोन कर रहे थे, मैंने फोन उठाना भी बंद कर दिया था, लेकिन हमें फॉलो अप लगातार करते रहना चाहिए। ये बात मुझे बताई तो थी मेरे एक दोस्त ने जो कॉलेज में पढ़ता था मेरे साथ। हमारे कॉलेज में होता है ना, हर कॉलेज में और हर क्लास में कोई सबसे खूबसूरत होता है और कॉलेज के 20% लड़के उसके पीछे होते हैं। तो हमारा एक जो दोस्त था वो बड़ा कलाकार था, वो उसके पास ज्ञान था इस क्षेत्र का। उसने मेरे को बोला कि तुम जिसे पाना चाहते हो उसके पीछे पड़े रहो बस। मैंने बोला अगर वो किसी और की हो, बोले तुम पड़े रहो, कभी तो लड़ाई होगी, कभी तो तुम्हारा मौका आएगा। तो मैंने कहा कितने दिन तक? बोले कॉलेज 4 साल से तुम्हें ज्यादा रखेगा नहीं, 4 साल पीछा करो और संभावनाएं हैं कि वो तुम्हारी हो जाएगी। ये बात उसने मजाक में उस कंटेस्ट में बोली थी, लेकिन वो सही हुई नेटवर्क मार्केटिंग में। दोस्तों 3 साल जब विवेक सक्सेना जी ने फॉलो किया, सही वक्त आया जब हमारी कंपनी बंद हुई, हमने लिसनिंग दी विवेक सक्सेना जी को। मैंने कहा अब बताओ क्या है। हसीना मान जाएगी अगर पीछे लगातार चलो तो। 3 साल के बाद जब विवेक सक्सेना जी से मुलाकात हुई, और इस कंपनी में जादूगर लोगों की कमी नहीं है, इस कंपनी में जादूगर लोगों की कमी नहीं है। पहले तो विवेक सक्सेना जी से कोई बच के दिखा दे, है ना? आप में से बहुत सारे लोग तो उनके नैनों के जाल में फंस चुके हो पहले ही। कभी मौका लगे दोबारा जाना जरा। उसके बाद उन्होंने मिलवाया सिद्धार्थ जी से, राइट? और सिद्धार्थ जी के बाद मिलने का मौका मिला दीपक सूद जी, कन्वरवीर जी और बाली जी से, राइट? और कहावत है ना, एक बाली जी हुआ करते थे जिनके सामने अगर कोई जाए तो उसकी आधी ताकत छीन लेता था। इसलिए भगवान राम ने भी उसको जो बाण मारा था छिप के मारा था। और ये जो हमारे बाली जी है तो पूरी मौका ही नहीं देते। तो दोस्त इन सब से मिलने के बाद मेरे मन में कुछ डाउट थे। 10 साल एक कंपनी में काम किया, कुछ डाउट थे कि कंपनियां भाग जाती हैं, कंपनियों में ग्रोथ नहीं होती, नीचे वाले लोग पैसे नहीं कमाते, प्रोडक्ट महंगे होते हैं। ऐसे कुछ सवाल मेरे दिमाग में थे जो बाली सर से मिलने के बाद में क्लियर हुए। हमने देखा सर 2012 में 19 लाख रुपए का चेक था एक महीने का सिद्धार्थ जी का। 19 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। वो सारे डाउट जब क्लियर हुए तो हमने काम करना शुरू किया, पांचों लोगों ने एज अ ग्लोरिच एसोसिएट। और याद रखिएगा जब आप काम करना शुरू करते हैं तो चैलेंजेस शुरू होते हैं। यस। हमारे साथ शुरू में बहुत गड़बड़े हुई। हमने आज तक सिर्फ साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल के ऊपर काम किया था। इस कंपनी में थे कैप्सूल, वो भी लाल, पीले, नीले, रंग बिरंगे, क्योंकि कैप्सूल देखते ही आदमी डर जाता है ना। ऐसा तो नहीं कैप्सूल अंदर और प्राण। और बहुत गड़बड़े हुई हमारे साथ शुरू में। रेहान भाई एक लेडी को प्रोडक्ट देके आए, वो डायबिटिक थी, उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी सीलमपुर में। वो प्रोडक्ट देके आए, दूसरे दिन हमारे पास फोन आया, हम गिरी जी के घर में सारे बैठे हुए थे, उस महिला के बेटे का फोन आया, कहां है रेहान खान? फोन मैंने उठाया, भड़बड़ा के मैंने रेहान भाई को दिया। बोले क्या दवाइयां देके गए थे? मेरी माता जी का इंतकाल हो गया, जल्दी आओ मेरे घर। तो रेहान भाई घबराए हुए बोले यार कोई प्रोडक्ट देके आए थे, वो लेडी तो एक्सपायर हो गई। तो मैंने कहा जाओ। तो रेहान भाई बोले अच्छा ग्लोरिच एसोसिएट में 5 लोग हैं हम। तो मैंने कहा दवाई तो तुम देके आए हो, तुम जाओ। तो रेहान भाई बोले जब चेक आएगा तो 5 लोग हैं, 5 चलो। अब हम डरते डरते 5 वहां पहुंचे।
वो जो आदमी था वो 6 फीट का इंसान, वो जैसे ही हमें देखे चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, कह रहे मैं तुम्हें देख लूंगा और पुलिस में भेज दूंगा, ये कर दूंगा। इतने में अंदर से आवाज आई कि आप इन लोगों को मत डांटो, इनकी वाली गोलियों के तो ढक्कन भी नहीं खोले थे माता जी ने। वो तो सील पैक रखी है। कोई ने मेथी के लड्डू बता के गया था खांड में, वो ज्यादा खा लिया, उसकी वजह से शुगर हो गई। हम प्लान दिखाते थे पार्क में बैठ के, शुरू में पैसे नहीं होते ना, तो पार्क में बैठ के प्लान दिखाते थे। और पार्क में एक अम्मा थी जो प्रेस करती थी, ठीक। अब वो सुनती रहती थी हम घुटने के दर्द का और इसका प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। एक दिन वो बोली बेटा मेरे भी बहुत घुटने में दर्द है, कुछ दवाई मुझे भी लाके दे दो। तो हमने उन्हें नोनी, फ्लैक्स ऑयल, कैल्शियम और ग्लूकोजामाइन लाके दे दिया। अब 2 दिन बाद हम आ गए, बोली बेटा तुमने वो जो दवाई है कैसे खानी है ये तो बताई नहीं, उसके अंदर जो पुड़िया थी वो खोल के मैंने पानी के साथ फंकी मार के खा ली। मैंने तुरंत विवेक सर को फोन किया, मैंने कहा सर वो सिलिकॉन जेल जो होती है वो मैंने खा ली है, कुछ होगा तो नहीं? और विवेक सर बड़े जोर से हंसे, बोले नहीं होगा तो कुछ नहीं, लेकिन यार ध्यान रखा करो इस तरह की गलती ना हो। तो शुरू में ऐसे पंगे बहुत होते हैं। शुरू में जब हमने बिजनेस करना शुरू किया, नोनी, स्पिरुलिना, फ्लेक्स, ये 3-4 प्रोडक्ट हुआ करते थे और गैनोडर्मा, ग्लूकोजामाइन। तो हम जब लोगों से मिलने जाते थे, शुरुआत में आदमी इस बिजनेस में बिजनेस नहीं करता, वो बन जाता है हकीम उस्मानी, बीमारियों का इलाज करना शुरू कर देता है। हमें कोई रिपोर्ट दिखाता, देखना जी इनकी ये रिपोर्ट है, हम ऐसे पढ़ते जैसे कितने बड़े डॉक्टर हैं। समझ में कुछ नहीं आ रहा होता था। एक लाया एक्सरे और एमआरआई, मैंने कहा अच्छा। अब एक आदमी ने ज्वाइन किया हमारे साथ, वो हमें अलग अलग जगह लेके गया, हमने सब रिपोर्ट पढ़ी, ये पढ़ा वो पढ़ा, और लास्ट में हम क्या बताते थे, नोनी, स्पिरुलिना, फ्लेक्स, सुबह दोपहर शाम एक कैप्सूल। अब ये जो नया आदमी था टेंशन में आ गए, बोले किसी को बीपी है तो भी नोनी, स्पिरुलिना, फ्लेक्स, किसी की कमर में दर्द है तो भी नोनी, स्पिरुलिना, फ्लेक्स, किसी को थायराइड है तो भी नोनी, स्पिरुलिना, फ्लेक्स। 7-8 मीटिंग के बाद वो आदमी बाहर आया, कह रहे चक्कर क्या है, हर बीमारी में तुम नोनी, स्पिरुलिना, फ्लेक्स दे रहे हो? तो भाई इसके अलावा हमारे पास कुछ आता ही नहीं। कह रहा कुछ तो अलग बताओ। मैंने कहा ठीक है अगली बार मैं अलग बताऊंगा। अगली की जगह गए, प्लान हुआ, बीमारी की रिपोर्ट देखी, बोले क्या देना है? मैंने कहा इस बार स्पिरुलिना नोनी फ्लेक्स देना है, नोनी स्पिरुलिना फ्लेक्स नहीं। तो शुरू में ऐसे पंगे हमारे साथ बहुत हुए। हम किसी को एलोवेरा देते थे, उसे बेचारे को लूज मोशन लग जाते थे। अब लोग हमें सुनाते उल्टा सीधा, अब एलोवेरा है तो भाई पेट तो साफ करेगी, पर डर डर के करते थे हम लोग। बट एक कहावत है, जब आप किसी काम को करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे कर जाते हैं। हम कब धीरे धीरे डायरेक्टर बने, सिल्वर बने, लेकिन जो ग्रोथ हमें चाहिए थी वो ग्रोथ हमें नहीं मिली थी। क्यों नहीं मिली थी? क्योंकि हम काम तो कर रहे थे लेकिन अपने तरीके से कर रहे थे, और अपना तरीका अगर अच्छा होता तो हम पहले करोड़पति होते। उस समय हम सब लोग बहुत लकी हैं कि एज अ अपलाइन हमें विवेक सर और सिद्धार्थ सर मिले। और दोस्तों आप एक बार क्लैप कर सकते हैं, नो डाउट। क्योंकि किसी भी बिजनेस में या किसी भी काम में सफल होने के लिए एक चीज बहुत जरूरी होती है, वो होती है हमारा माइंडसेट, हमारे माइंडसेट की प्रोग्रामिंग। और दोस्तों हम में से ज्यादातर लोगों के आजू बाजू कैसे लोग रहते हैं, सफल या असफल? तो जाने अनजाने में हम लोगों की भी एक असफल प्रोग्रामिंग हो जाती है। हमारा जो नजरिया होता है वो नकारात्मक हो जाता है। और सिद्धार्थ जी और विवेक सर ने एसपीसी और एसटीएम के नाम से जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमें दिए, वहां हमें पता लगा दुनिया को देखने का नया नजरिया और किसी भी काम को करने का नया नजरिया। दुनिया हमेशा प्रॉब्लम्स को देखती है। आप रिलायंस जियो का नाम जानते हैं? आज दुनिया की सबसे बड़ी और प्रॉफिटेबल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बन चुकी है रिलायंस जियो। एक बिजनेसमैन जो होता है ना, वो हमेशा प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में करोड़ों रुपए देखता है। एक बिजनेसमैन
किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में करोड़ों रुपए देखता है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को ढूंढता है। और एक आम आदमी प्रॉब्लम्स को अपनी जिंदगी का दुश्मन मानता है, इसलिए वो प्रॉब्लम से दूर भागता है। रिलायंस जियो कैसे बना? रिलायंस जियो बना, जो मुकेश अंबानी के बच्चे हैं वो जब इंडिया आए हुए थे, फॉरेन में पढ़े थे, तो उन्हें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी थी। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाते समय उन्हें इंटरनेट की लो स्पीड की वजह से उन्हें बड़ी परेशानी हुई। तो उन्होंने अपने पिताजी को बताया कि उस कंट्री में इंटरनेट इतना फास्ट है, वहां पे हम ये काम ज्यादा कर सकते हैं। बस मिल गई मुकेश अंबानी को प्रॉब्लम। अब इसका समाधान अगर हम कर दें तो बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया और रिलायंस जियो जैसी चीज बनी। दोस्तों, किसी भी देश में दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पहला हेल्थ और दूसरा इनकम। ये दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, और जो इन दो बड़ी समस्याओं के सॉल्यूशन पे काम करेगा वो लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता है। और यही है वेस्टीज बिजनेस। सारा खेल है नजरिए का। हम किसी भी समस्या को प्रॉब्लम की तरह देखते हैं या अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। और ये इन ट्रेनिंग्स में हमें बताया जाता है कि हम किसी भी परिस्थिति या सिचुएशन को कैसे देखें और उसे कैसे हैंडल करें। ये ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद हमें कुछ चीजें समझ में आई। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड क्या होते हैं, इनको कैसे प्रोग्राम किया जा सकता है। इसके अलावा कॉन्शियस ब्रेन के अंदर कोई ताकत नहीं है, सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत पावरफुल है, हमारी जिंदगी में चमत्कार कर सकता है। हम सब लोग प्रोग्राम्ड हैं। एक छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा। हम सब लोग पैसे बचाते हैं, सेविंग्स करते हैं, क्यों करते हैं? हाँ जी, भविष्य में किस चीज के लिए? ओके, और किसके लिए? बुरे वक्त के लिए। बुरे वक्त के लिए। उन्होंने बोला दवाइयों के लिए। सोचो, हम जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं वो हमारी जिंदगी में होता है। किस चीज के लिए पैसे बचा रहे हैं? दवाइयों के लिए और बुरे वक्त के लिए। तो सबकॉन्शियस माइंड, जब आप किसी चीज को सोचोगे, चाहोगे और उसमें इमोशन डालोगे तो वो हमारी जिंदगी में होगा ही होगा। और पैसे किसके लिए बचा रहे हैं? दवाइयों के लिए, बुरे वक्त के लिए। मतलब हमारे ही पलीते में आग कौन लगा रहा है? ये प्रोग्रामिंग है, हम लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि हम पैसा बचाते हैं अपनी नेटवर्थ को बड़ा करने के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन को अमीर बनाने के लिए। ऐसा भी तो सोच के पैसा बचाया जा सकता है। और ये चीजें दोस्तों, ये चीजें 1 घंटे में 2 घंटे में नहीं बताई जा सकती, क्योंकि ये बैरियर्स होते हैं दिमाग में। इनके लिए हमारी 3 दिन की जो ट्रेनिंग होती है, वर्कशॉप होती है परिवर्तन, वहां में सिखाया जाता है कि हम अपने एक एवरेज आदमी को प्रोग्राम करके सफल आदमी में कैसे बदला जाए। और दोस्तों, ये ट्रेनिंग्स अटेंड करने के बाद में मैं आप सभी लोगों को रेकमेंड करूंगा, हम अपनी लाइफ में घूमने फिरने मौज मस्ती करने जाते हैं। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं उसमें से कुछ लोग तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट बन चुके हैं परिवर्तन का। मैं चाहूंगा एक बार खड़े हो जाएंगे जो लोग परिवर्तन होके आ चुके हैं। क्या बात है, ग्रेट। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू सो मच। आप इन लोगों को पहचान लो और इनसे पूछना कि वो 3 दिन जिंदगी के कितने कीमती 3 दिन होते हैं, राइट? वहां पे हम अपनी सोचने के तरीके के ऊपर काम करते हैं, और अगर हमारा सोचने का तरीका सही हो जाए तो दोस्त वेस्टीज तो छोड़ दो, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें आप सक्सेसफुल ना हो सको, राइट? क्योंकि हम लोग उसी का प्रोडक्ट हैं। मेरे पहले साल की इनकम, जब मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया, ट्रेनिंग्स का पार्ट बना, अलग अलग सक्सेस सेमिनार, ये जो सक्सेस सेमिनार आज आप बैठे हैं, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आपकी सफलता का सीक्रेट क्या है, तो मैं कहूंगा ये जो सक्सेस सेमिनार होते हैं ना, यही मेरी सफलता का सीक्रेट है। क्योंकि यही वो सेमिनार है जो हमारे अंदर आग लगाते हैं।
राइट? तो ये सेमिनार्स, ये CNT और ये परिवर्तन जिस तरह के प्रोग्राम है, अगर हम अपने आप को 5 साल इन प्रोग्राम्स के अंदर डाल दें तो जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ भी हो सकता है। पहले साल की इनकम, ये इंडियन करेंसी में बता रहा हूं, वो थी लगभग 2,86,000 रुपए। अगर मंथली इनकम की बात करूं तो लगभग 24,000 रुपए। दूसरे साल की इनकम की बात करें तो लगभग 4,61,000 रुपए। तीसरे साल लगभग 7.5 लाख रुपए और चौथे साल लगभग 14,95,000 रुपए। इससे पहले हमारी हालत क्या होती थी? मेरी वाइफ करवा चौथ पे या वेडिंग एनिवर्सरी पे हर साल बेचारी बोलती थी कि एक अंगूठी दिलवा दो, तो पैसे नहीं होते थे। तो जितने भी पति हैं ना, जब पत्नियां कुछ मांगती हैं, सबसे बड़े नेता बन जाते हैं पति। अगले साल का वादा कर देते हैं, है ना? ऐसा ही है ना? मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। वो कहती है अंगूठी तो दिलवा दो। मैंने कहा इस बार हाथ टाइट है। वो बोलती मैंने आधे पैसे मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, और हम जैसे हरामखोर वो आधे पैसे भी ले लेते हैं और अगली बार के लिए वादा कर देते हैं। और ऐसा आम आदमी के साथ अक्सर होता है। हम अपने सभी सपनों को पोस्टपोन करते हैं, अपनी सभी खुशियों को पोस्टपोन करते हैं दोस्त। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि अब वाइफ को पूछते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अभी पिछली बार की बात है, बार बार दे दे के उन्होंने बोला पहन नहीं पाते, घर में जो